Hello guys, my name is Dimple Sharma and this is about me। तो ये लेसन हमारा फोर्थ लेसन है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट सीरीज का, जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए है। इससे पहले हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस और कुछ कंसेप्ट देखे थे। इस लेसन में हम फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड्स इनके बारे में देखेंगे। तो फूड चेन बनती कैसे है? जब एक जीव या पादप जो है, एक पादप को दूसरा जीव और दूसरे जीव को तीसरा जीव जब ऐसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो, तो उस तरह उससे खाद्य श्रृंखला बनती है, फूड चेन बनती है। और ये खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक तंत्र का निर्माण करती है, और इस तंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। इसी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और रसायनों का चक्रण होता है। जो जब एक दूसरे को खाते हैं, जीव खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो इसमें उन्हें इससे ऊर्जा मिलती है, और इस तरह एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अब देखते हैं कि जो ये दशांश नियम है, दिया है किसने? दशांश नियम रेमंड लिंडमैन ने दिया है 1942 में। इसमें होता क्या था? इसके अकॉर्डिंग एक पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा खाद्य स्तर से अगले स्तर तक पहुंचती है, तो अगले स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% ही पहुंच पाता है, शेष खर्च हो जाता है। यानी जो 90% है वो खर्च हो जाता है। और तो होता क्या है कि जब जो जीव है, पादप या जीव एक दूसरे खाने के लिए, भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो जब पादप जीव और जीव दूसरे जीव को खाता है, जैसे उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, तो ऊर्जा का जो प्रतिशत है वो केवल 10% ही जाता है। ठीक है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी जो पिरामिड है वो विभिन्न पोषक स्तरों के बीच संबंधों को चित्र के द्वारा दर्शाने को पिरामिड कहा जाता है। इसकी जो थ्योरी है वो दी है चार्ल्स एल्टन ने, और अब इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। पहला है पिरामिड्स ऑफ बायोमास। सीधा, इसमें दो तरह के पिरामिड्स होते हैं, सीधा परितंत्र और उल्टा परितंत्र, अपराइट और इन्वर्टेड। सीधा परितंत्र, इसमें उत्पादकों की संख्या अधिक होती है, और इसका अर्थ है कि जैसे हम पिरामिड नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जीव की संख्या कम होती जाती है। मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और फिर उसके बाद जो कंज्यूमर्स होते हैं वो धीरे धीरे हर स्तर पर कम होते जाते हैं। जैसे पादप पादप है, उसके बाद हर्बीवोरस होते हैं, उनको पादपों को खाने वाले वो थोड़े कम होते हैं। फिर होते हैं कार्निवोरस, हार्बीवोरस को खाने वाले वो और भी कम होते हैं। और फिर ओमनिवोरस जो होते हैं, या टॉप लेवल के जो कार्निवोरस होते हैं, वो और भी कम होते हैं। ठीक है। एक और दूसरा है उल्टा परितंत्र। उल्टा परितंत्र जलीय परितंत्र होता है। उल्टे परितंत्र जो होता जलीय वाले में, उसमें भी जो छोटे जीव हैं बहुत, उनकी जो मात्रा है, संख्या वो अधिक होती है, और उससे बड़े जीवों की थोड़ी कम, और सबसे बड़े जीवों की और भी कम। दूसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है, और इसमें 10% का नियम लागू होता है। अब हर पोषक तल पर ऊर्जा क्रमशः कम होती जाती है, क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर पर जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले तल पर ले जाता है। अब देखिए जो डायग्राम है एनर्जी पिरामिड का, इसमें प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मान लो 100% एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स है वो 10% ही ले पाते हैं,
और सेकेंडरी उनसे 1%, और थर्ड लेवल के 0.1 और अपेक्स लेवल के 0.01%। ठीक है, तो हर लेवल पे 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है एज हीट की तरह, और 10% ही एनर्जी नेक्स्ट लेवल पहुंच पाती है। अब देखते हैं इकोटोन। इकोटोन टर्म क्या है, मेनली मैं बता दूं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है, जो इकोलॉजी होती है, तो जहाँ ये खत्म होती है वहाँ दूसरी इकोलॉजी या इकोसिस्टम है वो स्टार्ट होता है। तो ये जो दो इकोसिस्टम जहाँ मिलते हैं, तो उस जगह पे उन दोनों इकोसिस्टम के जो जीव है, वनस्पति है, वो सब पाए जाते हैं। तो ये जो जहाँ मिश्रण होता है उसे इकोटोन कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एक ही पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा को पूर्ण रूप से चिन्हित नहीं किया जा सकता, इनका परस्पर मिश्रण हो जाता है। वैज्ञानिक इन मिश्रित क्षेत्रों को इकोटोन कहते हैं, जैसे एक झील में कई पारिस्थितिकी तंत्र। तो जब दो इकोसिस्टम जिस स्थान पर मिलते हैं उसको इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट है बायोम। बायोम पृथ्वी की सतह पर बहुत बड़ी पारिस्थितिकी क्षेत्र के रूप में है, जिस पर जीव और वनस्पति अपने वातावरण के अनुकूल ढाल चुके हैं। तो बायोम जो है वो एक ऐसी ऐसी जगह है, ऐसी स्थान है जहाँ पर जीव आसानी से रहते हैं, जीवों को अपने अकॉर्डिंग वातावरण मिलता है। ठीक है, बायो मुख्यतः अजैविक कारकों जैसे कि जलवायु, रिलीफ, भूविज्ञान, मिट्टी, वनस्पति आदि से परिभाषित है। इसका मतलब ये है कि बायोम में वहाँ की जो जलवायु है, भूविज्ञान है, वहाँ की मिट्टी है, वनस्पति है, वो बहुत ज्यादा रोल, क्योंकि वहाँ के जीवों को इन्हीं से रहने की जो रहने की सुविधा है वो इन्हीं चीजों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ बायोम। रेन फॉरेस्ट, वर्षीय वन, टैगा, टेम्परेट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा। यानी वर्षीय वन, टैगा, और टेम्परेट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रेस घासीय मैदान, और मरुस्थलीय, और टुंड्रा, है ना। तो रेन फॉरेस्ट में वर्षा, जो जहाँ पे वर्षा होती है वो, ठीक है। टैगा, टैगा जो जहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे स्नो पड़ती है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ग्रेसलैंड है वहाँ पे घासीय मैदान होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े घासीय मैदान पाए जाते हैं। डेजर्ट में रेगिस्तान होता है। ठीक है, और टुंड्रा में बर्फ, जो बहुत सर्दी वाला स्थान है वो है। और जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, यहाँ इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, जो पत्तियां हैं वो सीजनली होती है। ठीक है, तो ये इसके काइंड्स हैं। तो इसमें अगर अपन देखें तो क्या है कि एक छोटा सा एकल जीव होता है, उस जीव से, है ना, एक छोटा सा जीव होता है, उस जीव से जनसंख्या बनती है, उस जनसंख्या से कम्युनिटी, समुदाय बनता है, उस समुदाय से परितंत्र बनता है, परितंत्र पर मिलके बहुत सारे तरह, अलग अलग तरह के परितंत्र मिलके एक बायोम बनाते हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरह के बायोम मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा लेसन यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज do like, share and subscribe. Thank you very much.